इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो आज की टॉपिक में हम ये देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा, दो महान चित्रकारों का योगदान भारतीय इतिहास में देखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत लाइव हो जाए जो है, और आप लोग जो है क्लास से सभी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का जो योगदान है, सामान्य रूप से लोग इन्हें एक बेहतर चित्रकार मानते हैं। कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ का जो ऐतिहासिक योगदान है वह सामान्यतः चित्रकारिता में माना जाता है, यानी एक इनको प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में देखा जाता है। लेकिन आप ये जानते रहिए कि ये चित्रकार के साथ साथ एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। कहा जाता है जिस परिवार में अवनींद्रनाथ का जन्म हुआ, वह परिवार कहीं न कहीं, उस परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो साहित्य निर्माण और साहित्य सृजन से जुड़ी हुई है। एक तरह से अगर आप देखिए तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, भतीजे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, भतीजे थे। और अगर देखें तो इनके दादा माने इनके पिता के पिता, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर का योगदान जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जोड़ा जाता है, और ये वही देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जो ब्रह्म समाज के क्या रहे, संचालक रहे, ब्रह्म समाज के अध्यक्ष रहे। ब्रह्म समाज के अध्यक्ष, क्योंकि आपको पता है कि जिस ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद ईश्वर चंद्र विद्यावागीश, और विद्यावागीश के बाद उसका नेतृत्व किसके हाथ में आया था, देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आया था, और इन्होंने ब्रह्म समाज की अध्यक्षता ली और साथ साथ तत्वबोधनी सभा की स्थापना भी किया। इन्होंने एक सभा बनाया था जिसका नाम है तत्वबोधनी सभा। ठीक तो ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कहा जाता है कि इनको पृष्ठभूमि में ही साहित्य निर्माण की क्या थी, माने पृष्ठभूमि से ही, यानी वंश से ही, यानी कहने का तात्पर्य है कि जीन से ही साहित्य निर्माण इनके रगों में विद्यमान था। तो एक बेहतर साहित्यकार भी थे और एक बेहतर चित्रकार थे। लेकिन हमारी नजरों में जो इनका महत्व है वह इनकी चित्रकारिता को लेकर है, और साहित्य निर्माण में जो योगदान है वो हमारे इतिहास की दृष्टि से रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो एक विद्यार्थी होने के नाते या कारण हम साहित्य जब पढ़ते हैं तो उसमें टैगोर के योगदान को देखते हैं, और जब चित्रकला को देखते हैं तो उसमें अवनींद्रनाथ टैगोर का योगदान देखते हैं। यद्यप अगर आपको पता हो तो जीवन के अंतिम चरण में जब 70 वर्ष के हो गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने भी चित्रकारिता को क्या किया था, प्रारंभ किया था। लेकिन यह चित्रकारिता कहीं न कहीं अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से थी। ठीक, और ओवरऑल अगर देखें तो कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर यानी भतीजे के कहने पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को क्या किया था, अनुवादित किया था, और उस गीतांजलि को आगे चलकर क्या मिला, साहित्य का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। तो भतीजा और चाचा दोनों में बड़ा ही अच्छा कोरिलेशन था, और अवनींद्रनाथ टैगोर का जो योगदान चित्रकला में रहा उसमें कहीं न कहीं इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी अहम योगदान माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम इनके परिचय को देख लेते हैं कि इनका जन्म वगैरह कहाँ पर हुआ, फिर उसके बाद इनके चित्रकला के योगदान को देखते हैं कि कैसे इन्होंने अपने चित्रकला के माध्यम से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भारतीय इतिहास में इन्होंने दर्ज कराया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनका जन्म 1871 में कलकत्ता के जोरासांकी में हुआ था। इनका जन्म 1871 में कलकत्ता के जोरासांकी
कलकत्ता के जोरासांकी में हुआ था। ये एक स्थान है, चूंकि आप जानते हैं कलकत्ता में बहुत सारे नाम जो है ईसाइयत के आधार पर रखे गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव कलकत्ता पर सबसे अधिक रहा, इसलिए आप देखेंगे अंग्रेजी या ईसाइयत से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमें कलकत्ता में दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि जोरासांकी में इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम था सुहासिनी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुहासिनी। इनकी पत्नी का नाम था सुहासिनी। इनकी बहन थी सुनैना। इनकी बहन सुनैना थी। इनकी बहन कौन थी? सुनैना। कहा जाता है कि बचपन से ही अवनींद्रनाथ टैगोर एक प्रतिभाशाली कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, इसलिए इनकी जो शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ होता है वह पहले वैदिक शिक्षा से शुरू होता है। यानी इनका चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक रही है, तो इसलिए सबसे पहले इनको संस्कृत शिक्षा का ज्ञान दिया गया और 1889 में इन्होंने कलकत्ता के संस्कृत स्कूल में अपना दाखिला लिया था। कलकत्ता के संस्कृत स्कूल में इन्होंने अपना दाखिला लिया, ठीक है। और यहां पर इन्होंने संस्कृत की विद्या क्या किया? अर्जित किया, ठीक। अभी देखिए, अभी इनकी जो शिक्षा है वो चित्रकला से जुड़ी हुई नहीं है। कहा जाता है कि जब इन्होंने संस्कृत की शिक्षा लिया तो संस्कृत से शिक्षा लेने के बाद 1890 में कलकत्ता में ही एक स्कूल था, कलकत्ता स्कूल आर्ट। 1890 में कलकत्ता स्कूल आर्ट से ये जुड़ गए, कलकत्ता स्कूल आर्ट। और यहां पर पहली बार इन्होंने कला को क्या किया? सीखा। तो कलकत्ता स्कूल आर्ट में पहली बार इनको कला की शिक्षा दी गई और यहां से इनके जीवन में कला का क्या होता है? प्रारंभ होता है। किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। यहां पर शिक्षा लेने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, चूंकि इनका योगदान किस क्षेत्र में देखा गया है? चित्रकारिता के क्षेत्र में देखा गया, लेकिन यहां पर ओवरऑल पूरी कला का पूरी कला की शिक्षा ले रहे थे, लेकिन स्पेशली चित्रकारिता की शिक्षा लेने के लिए इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को ज्वाइन किया। और आप ये जानते रहिए कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बनाने में भी अवनींद्रनाथ टैगोर का महान योगदान माना जाता है, ठीक है। इसके निर्माण में भी और यहां से चित्रकला को सीखने में भी, दोनों में अवनींद्रनाथ टैगोर का महान योगदान माना जाता है। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट यह आज भी आपकी कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। इसके संस्थापक सहयोगी कह सकते हैं आप, अवनींद्रनाथ टैगोर को संस्थापक सहयोगी कह सकते हैं। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का कला निर्माण में अहम योगदान माना जाता है। यहां से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी चित्रकला को या कला को सीखकर बाहर आए और उन्होंने अपनी संस्कृति को कला के माध्यम से बनाए रखने या उसको सजोने का एक अहम योगदान देने का प्रयास किया है, ठीक है। कहते हैं कि अगर अवनींद्रनाथ टैगोर का कला के क्षेत्र में योगदान देखना हो तो अवनींद्रनाथ टैगोर का सबसे महान योगदान कला के क्षेत्र में यह रहा कि कहा जाता कि बंगाल में इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो आज भी है और आज भी कला में एक अहम योगदान इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का है। बात समझ रहे नहीं? तो कहा जाता है इसकी स्थापना किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट आज भी कला और चित्रकला के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे महान चित्रकारों की चित्रकारी को संरक्षित किया गया है। यहाँ पर गैलरी बनाई गई है। आज भी आप जाकर यहाँ पर उन चित्रकारों की चित्रकला को देख सकते हैं जिन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं यानी अपनी धरोहर को बचाए रखने का एक अहम योगदान दिया है, ठीक है। तो ये एक संस्था थी जो आपकी परीक्षा में कई बार ये पूछा भी गया है कि वास्तव में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया किसने है। तो ये ध्यान रखिएगा
इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। ये किसके द्वारा बना? अवनींद्रनाथ। ये संस्थापक इसके कौन है? इसके संस्थापक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर इनके क्या है? संस्थापक हैं। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये बेहद महत्वपूर्ण संस्थान है जिसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, और ये आज भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और बार बार इसे पूछा गया है मित्रों। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था की स्थापना किया। तो अभी तक जितनी बातें हमने किया अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में, वो सारी बातें कहीं न कहीं एक संस्था के रूप में रही, एक चित्रकला के रूप में रही, संस्था के रूप में रही। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि इनका चित्रकला के क्षेत्र में योगदान क्या रहा, चित्रकला के क्षेत्र में इनका योगदान क्या रहा, तो सबसे पहले अगर आपसे ये कहा जाए कि वास्तव में चित्रकला इन्होंने पूरी तरह सीखी कहाँ से, तो इनको चित्रकला सिखाने में सबसे बड़ा योगदान रहा सिग्रोर गिलहार्डी का। देखिए, इनके गुरु माने जाते हैं वो सिग्रोर गिलहार्डी, इनके क्या थे? गुरु थे। सिग्रोर गिलहार्डी ये इटली के थे। सिग्रोर गिलहार्डी ये इनके क्या थे? गुरु थे। सिग्रोर गिलहार्डी ये इनके गुरु थे और इनका ही पूरा प्रभाव चित्रकला पर था। देखिए, अब यह एक यूरोपी तो है भाई, ये क्या है? एक यूरोपी है, क्योंकि कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित थे, यानी राष्ट्रवाद की मानसिकता से क्या थे? प्रभावित थे। आप जान रहे हैं चूंकि इनका जन्म 1800 कब हो रहा है? 71 में। 1871 में जन्म हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और 85 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शुरू हुआ और इनकी मृत्यु कब होती है? 1851 में। तो 1851 में मरने से पहले चूंकि ये देश आजाद हो चुका है, तो राष्ट्रवाद का एक प्रबल प्रभाव अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में बखूबी क्या किया? देखा। तो कहा जाता है कि इनकी चित्रकला में भी यह प्रभाव हमें परिलक्षित होता है, यानी इनकी चित्रकला में भी राष्ट्रवाद का प्रभाव दिखाई देता है। कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर सबसे ज्यादा परेशान तब हुए कि जब उन्होंने देखा कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में जो चित्रकारिता हो रही थी वह मूल रूप से कहीं न कहीं यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित थी। उसका जो विषय था वह यूरोपी था। तो कहा जाता है कि यहां पर ये बेहद परेशान हो गए कि आखिर जो वर्तमान में कला निर्मित हो रही उस पर कहीं न कहीं आने वाली यूरोपीय कला का प्रभाव दिख रहा, तो इससे हमारा राष्ट्रवाद क्या होगा? कमजोर होगा। आने वाली जो जनरेशन होगी वह यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित होगी, वह आधुनिकता की तरफ भागेगी, क्योंकि यूरोपीय चित्रकला जो है आधुनिकता को क्या की थी? अपने में समावेशित की हुई थी और हर व्यक्ति जो है आधुनिकता की तरफ भाग रहा था, एक भौतिकतावादी संस्कृति की तरफ भाग रहा था। तो जैसे कहने का मेरे तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज की समाज में जैसे मैं कहूं कि आपके सामने एक ऐसा चित्र मैं रखूं जिसमें एक सुंदर महिला माने आधुनिक वस्त्रों से सजी धजी हो और एक ऐसी महिला हो जो खादी भंडार के वस्त्रों को पहने हुए हो, तो सीधी सी बात है आपका जो आकर्षण होगा वो आधुनिक वस्त्रों की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो पहले ही पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। तो जब इन्होंने देखा कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में जो कला, जो चित्रकला निर्मित हो रही है वह यूरोपीय चित्रकला से अधिकतम प्रभावित हो रही है, तो इन्होंने क्या किया कि उसका विकल्प इन्होंने ढूंढा। इन्होंने तुरंत राजपूत काल की चित्रकला, राजपूत कालीन चित्रकला, राजपूत कालीन चित्रकला
एवं मुगल चित्रकला इन दोनों को विषय बनाकर इस चित्रकला में इन्होंने आधुनिकता का क्या किया, समावेश किया। इन्होंने राजपूत कला एवं मुगल कला में आधुनिकता का समावेश किया, आधुनिकता का क्या किया, समावेश किया। ठीक, तो अब इन्होंने देखिए, अब इन्होंने कहीं न कहीं देखिए राष्ट्रवाद से प्रभावित है, तभी तो अपनी ही धरोहर को ये आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने कहीं न कहीं राजपूत कालीन या मुगल कालीन चित्रकला को आधार बनाया और इस चित्रकला में आधुनिकता के लक्षणों को समावेशित किया। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि एक तरफ तो राष्ट्रवाद को मजबूती मिली, दूसरी हिंदू मुस्लिम एकता को भी कहीं न कहीं इन्होंने क्या किया, मजबूत किया। हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने क्या किया, मजबूत किया। कैसे हिंदू मुस्लिम एकता कैसे मजबूत हुई? भाई आपने मुगल चित्रकला को अपना विषय बनाया है और मुगल चित्रकला कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी है, तो मुस्लिम समुदाय भी हिंदुओं के प्रति कहीं न कहीं सहृदयता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? उसकी कला को आप आधार बना रहे हैं, तो यह भी कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो ये एक महान योगदान माना जाता है किसका, अवनींद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने चित्रकला के माध्यम से एक तरफ राष्ट्रवाद को मजबूत किया, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को भी क्या किया, मजबूत किया। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता को भी इन्होंने मजबूत किया। अब देखिए, इसके अतिरिक्त कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर जो है पूरी तरह बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से क्या हुए, जुड़ गए, क्योंकि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बनाने में भी इनका योगदान रहा और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से ये जुड़े भी रहे गहराई से। और इसी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से बहुत सारे ऐसे महान चित्रकार निकले जिन्होंने अपनी चित्रकारिता से भारतीय इतिहास में अपना महान स्थान यानी एक योगदान दर्ज कराया। उसमें अगर नाम लिया जाए, यानी कौन कौन से लोग बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षित हुए, जिसको बनाने में अवनींद्रनाथ टैगोर का योगदान था, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, देखिए यहां से कौन कौन निकले थे। इसमें सबसे प्रमुख थे असित कुमार हलधर, असित कुमार हलधर, असित कुमार हलधर, जैमिनी राय, जैमिनी राय महान चित्रकार थे, जैमिनी राय, जैमिनी राय, मनीष डे, मनीष डे, मनीष डे, देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर बंगाल से जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट स्थापित हुआ, उसमें आपके महान चित्रकार जो वहाँ से पढ़कर शिक्षित होकर निकले, उसमें असित कुमार हलधर, मनीष डे, जैमिनी राय और नंदलाल बोस भी यहीं से थे। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ टैगोर, क्षितेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये वो चित्रकार हैं जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकारी का ज्ञान लेकर आने वाले समय में चित्रकारिता के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। ठीक है, और इसके बाद कहा जाता है कि बाद में चलकर अवनींद्रनाथ टैगोर जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के क्या बन गए, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य बने थे। आगे चलकर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से ये पूरी तरह जुड़ गए। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट
से पूरी तरह जुड़ गए और इसके बाद ये यहीं पर उप प्रधानाचार्य का पद इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया। उप प्रधानाचार्य, यहां पर इन्होंने क्या किया, उप प्रधानाचार्य का ग्रहण किया। कहा जाता है कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर से बेहद क्या थे, प्रभावित थे। अवनींद्रनाथ टैगोर से बेहद क्या थे, प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ का इस स्कूल का उन्होंने इनको क्या बना दिया, माने उप प्रधानाचार्य बना दिया। अच्छा, कहते हैं चित्रकारिता के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन में चित्रकारिता को मजबूत करने का एक श्रेय उनके एक मित्र को दिया जाता है। कहा जाता है उनका एक लंदन का मित्र था जिसका नाम था विलियम रोथस्टीन। विलियम रोथस्टीन के योगदान से ही, ये इनके मित्र थे अवनींद्रनाथ टैगोर के, कहा जाता है विलियम रोथस्टीन के योगदान से ही लंदन में रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी में, जो कहां पर है, लंदन रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी में इनकी चित्रकारिता का क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया और रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी का अध्यक्ष बनाया गया। किसको, अवनींद्रनाथ टैगोर को। देखिए रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी, रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी, रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी जो कहां पर है, लंदन में। रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी ये लंदन में है, जिसके अध्यक्ष बने कौन, अवनींद्रनाथ टैगोर। इसके अध्यक्ष बने अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इसके अध्यक्ष बने। और दूसरी चीज कहा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो है यहां पर जब अध्यक्ष बने तो यहीं पर अवनींद्रनाथ टैगोर को 3 स्वर्ण पदक इनको प्रदान किया गया। 3 स्वर्ण पदक जो है अवनींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इनकी चित्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 स्वर्ण पदक अवनींद्रनाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। कहां पर, लंदन में। ठीक है, तो इसमें बड़ा अहम योगदान माना जाता है इनके जो मित्र थे विलियम रोथस्टीन, उनका अहम योगदान इस क्षेत्र में माना जाता है। विलियम रोथस्टीन जो मित्र थे किसके, अवनींद्रनाथ टैगोर के, ये मित्र हैं। और इनके योगदान से इनकी चित्रकला को रॉयल कॉलेज आर्ट गैलरी में रखा गया, प्रदर्शित किया गया। बाद में आगे चलकर अवनींद्रनाथ जो है यहाँ के क्या बने, प्रेसिडेंट बने और यहाँ पर इनको 3 स्वर्ण पदक से नवाजा गया। इनकी चित्रकारिता के योगदान को लोगों ने क्या किया, सम्मानित किया। ठीक, तो ये कहीं न कहीं अपनी चित्रकला के माध्यम से यूरोपीय संस्कृति में भी, यानी यूरोप में भी अपनी कला के माध्यम से अपने प्रदर्शन को इन्होंने क्या किया, मजबूत किया। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें तो कहीं न कहीं चित्रकला के माध्यम से इन्होंने यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति को एक करने में भी अपना अहम योगदान दिया। ठीक है, तो अब देखिए बहुत, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का जो चित्रकला के क्षेत्र में योगदान रहा वह सबसे बड़ा रहा राष्ट्रवाद को मजबूत करने में, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा से ये भी प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने अपनी चित्रकला में राष्ट्रवादी विचारधारा को दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कहा जाता है इनके मरने के बाद, जब 1951 में इनकी मृत्यु होती है, 1951 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके जो बड़े पुत्र थे, इनका जो बड़ा बेटा था जिनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इनकी सारी चित्रकारी को, जितने चित्र इन्होंने बनाए थे वो सारे चित्र जो है रविंद्र भारती सोसाइटी को इन्होंने क्या किया, दान कर दिया। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अवनींद्रनाथ टैगोर के सारे चित्र कहां पर हैं, तो रविंद्र भारती सोसाइटी, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, रविंद्र भारती सोसाइटी जो कहां पर है, कलकत्ता में है, जो कहां पर है, कलकत्ता में है। और यहीं पर सारे चित्र जो है इनके क्या है, रखे गए हैं।
तो अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्रकारी, जो सारी चित्रकारी है, वो वर्तमान में कहाँ पर है? भारतीय सोसाइटी में है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1951 में हुई। कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई। यानी कोलकाता में ही इनका जन्म हुआ था और कोलकाता में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इस तरह अवनींद्रनाथ टैगोर का जो योगदान रहा चित्रकला के क्षेत्र में, वो सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि इन्होंने जो शिष्य पैदा किए, इन्होंने चित्रकला के माध्यम से जिन शिष्यों को जन्म दिया, उन शिष्यों ने कहीं न कहीं अपनी चित्रकला में अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर को क्या किया? जिंदा रखा। जैसे आज हम और आप, एक गुरु शिष्य का हमारा आपका संबंध है, जो भी हम सिखा रहे हैं आपको, वह कहीं न कहीं आने वाली समाज में हमको क्या करेगी? जिंदा रखेगी। आप हमारे ज्ञान को आगे क्या करोगे? बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो गुरु का जो योगदान होता है वो कई मायने में बड़ा अहम हो जाता है। तो यहां पर अगर हम अवनींद्रनाथ टैगोर को देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो सबसे अहम योगदान माना जाएगा कि उन्होंने जो अपने जीवन में चित्रकारी किया, वह तो राष्ट्रवाद या भारतीय समाज के लिए उपयोगी है ही। जो शिष्य इन्होंने बनाया, चाहे वो असित कुमार हल्दर रहे या जयमनी राय रहे या नंदलाल बोस रहे, ये इतने महान चित्रकार आगे चलकर बने कि उन्होंने गुरु के महत्व को अपने आप जो है समाज में क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये सबसे बड़ा योगदान अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा, जिसे आपके लिए जानना क्या था? जरूरी था, और हमने आपको बताने की कोशिश भी किया। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे किस पे? राजा रवि वर्मा पे। तो राजा रवि वर्मा भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं राजा रवि वर्मा। देखिए, आज का जो टॉपिक है दो महान चित्रकारों के विषय में है। एक हमने अवनींद्रनाथ टैगोर की चर्चा भी किया और दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं राजा रवि वर्मा के विषय में। राजा रवि वर्मा के विषय में कहा जाता है कि दोनों चित्रकार जो है दो विचारधाराओं से प्रभावित थे। एक तरफ अवनींद्रनाथ टैगोर जो है यूरोपीय विचारधारा को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? मुगल और राजपूत चित्रकला शैली में आधुनिकता का समावेश किया, यानी राष्ट्रवाद की विचारधारा को दर्शाने का प्रयास किया। वहीं पर राजा रवि वर्मा ने आधुनिकता को, यानी यूरोपीय चित्र शैली को, यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव को अपनी चित्रकला में क्या किया? शामिल कर लिया। ठीक है, लेकिन देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां पर राजा रवि वर्मा यूरोपीय प्रभाव को स्वीकार तो करेंगे, यूरोपीय प्रभाव ये स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो विषय है इनकी चित्रकला का जो विषय वह पूरी तरह क्या है? भारतीय है। विषय पूरी तरह क्या है? भारतीय है। उसमें भी देखिएगा, कहा जाता है कि विषयों के चुनाव के लिए इन्होंने पूरे भारत का क्या किया था? भ्रमण किया था, और अपनी चित्रकला के माध्यम से यह भारत को पूरी तरह से प्रदर्शित करना चाहते थे, यानी दिखाना चाहते थे कि वास्तव में भारत की दशा कैसी है। बात मेरी समझिएगा। राजा रवि वर्मा अपनी चित्रकला के विषय यानी सब्जेक्ट के चुनाव के लिए पूरे भारत का क्या किए? भ्रमण किए, और भ्रमण करने के बाद इन्होंने अपनी चित्रकला का जो उद्देश्य निर्धारित किया वह भारत को प्रदर्शित करना था, यानी भारत की दशा और दिशा जो थी, यानी सामाजिक संरचना जो थी, उसको पूरी तरह से क्या करना था? स्पष्ट करना था। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी चित्रकला जो थी वह प्राकृतिक दृश्यों, कहा जाता है प्राकृतिक दृश्य, देखिए प्राकृतिक दृश्य को ही इसको पोर्ट्रेट चित्रकला कहा जाता है। दूसरा, मानवीय आकृति, प्राकृतिक दृश्य, मानवीय आकृति, और धर्म एवं पौराणिक कथा से प्रभावित थे। यानी कहने का मेरे तात्पर्य सिर्फ इतना है
कि इन्होंने कहा जाता है यूरोपीय प्रभाव को चित्रकला में स्वीकार तो किया, इससे कहीं न कहीं उनको जो है आधुनिक चित्रकला की तकनीकों का ज्ञान हुआ, जैसे तैलीय चित्र, जैसे पोर्ट्रेट चित्र, ठीक है। इन्होंने आधुनिकता को तो लिया यूरोप से, लेकिन जो चित्रकला का विषय था यानी सब्जेक्ट जो था, वह सब्जेक्ट इन्होंने क्या चुना? भारतीय चुना। यानी सब्जेक्ट क्या होगा? भारतीय होगा, ठीक। तो वह सब्जेक्ट कैसा था? प्राकृतिक दृश्य थे, मानवीय आकृतियां थी और धर्म एवं पौराणिक गाथाओं से, जैसे आप देखेंगे दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को, नल दमयंती के प्रेम को दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद पांचाली के प्रेम को दिखाने का प्रयास किया महाभारत के। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो सामान्यतः जो इनके चित्रकारी के सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, वो धर्म और पुराणों से क्या है? प्रभावित है। यानी भारतीय धर्म को इन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से क्या किया? परिलक्षित करने का प्रयास किया, अपने धर्म को फिर से उद्घाटित करने का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले थोड़ा सा हम इनके विषय में संक्षिप्त जानकारी जरूर करेंगे कि आखिर ये थे कहाँ के, ठीक। तो कहा जाता है एक बंगाल के चित्रकार को अभी तक आपने पढ़ा, अब हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं वह महान चित्रकार कहा जाता है कि ये कहाँ के हैं? ये केरल के तिरुवनंतपुरम के हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम के किलिमानू में इनका जन्म हुआ था 1848 में, ठीक है। डेट मुझे नहीं याद है। तो इनका जो जन्म था, इनका जन्म 1848 में केरल के किलुमानी नामक स्थान पर, केरल के किलुमानी नामक स्थान पर हुआ था, केरल के किलुमानी। और ये पड़ता है कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम जिले में, तिरुवनंतपुरम जिले में, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जिले में, ठीक। अब देखिए कहा जाता है कि यहाँ पर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ और ये बालक जो है जन्म से ही बड़ा क्रिएटिव था। क्रिएटिव माने होता है कि नई नई चीजों का निर्माण करने वाला, ठीक है। हालांकि इनका जन्म जो है 1848 में जिस परिवार में हुआ वह एक मध्यम वर्गीय परिवार माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है नीलकंठ भद्दारीपद था। थोड़ा सा नाम टिपिकल है माँ बाप के, इसलिए आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। इनके पिता हैं नीलकंठ भद्दारीपद। देखिए ये भी ब्राह्मण परिवार से ही संबंध रखते थे, ठीक है। इनकी जो माँ थी उनका नाम था उमा थम्बुरत्ती, उमा थम्बुरत्ती, ठीक है। याद रहेगा, अगर याद रहे तो याद कर लीजिएगा, न याद रहे तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। पिता का नाम नीलकंठ भद्दारीपद और माता का नाम उमा थम्बुवत्ती। कहा जाता है कि अपने परिवार में 3 भाई बहनों में थे, 2 भाई थे और 1 बहन था, ठीक है। तो जहाँ जाता है कि इनसे 3 संतानें पैदा हुई थी, यानी 3 भाई बहन थे। ये 3 भाई बहन में एक जो थे नंबर 1 इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था गोदा वर्मा और ये स्वयं राजा वर्मा। ये स्वयं इनका नाम क्या था? राजा वर्मा। और इनकी जो बहन थी मंगला, इनकी बहन का नाम क्या था? मंगला वर्मा, ठीक है। तो ये 3 जो है इनके क्या थे, माने 2 भाई थे ये, 1 बहन थी। कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा इनके जिस गांव में ये पैदा हुए थे उस गांव में एक परंपरा थी, और ये परंपरा पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। उस परंपरा का नाम है मरुमाक्या प्रथा। देखिए ये परंपरा है
मरुमाक्या, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मरुमाक्या प्रथा। जैसे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ प्रथाएं बहुत पूछी जाती हैं, ठीक, तो ये परंपरा भी याद रखिएगा। ये दक्षिण भारत के केरल में प्रचलित होने वाली मरुमाक्या प्रथा है। और ये प्रथा है क्या? कहा जाता है कि वहां पर ये परंपरा थी कि अगर किसी घर में कोई बालक या जन्म लेता है तो उस बालक के नामकरण में, यानी नाम में, उसके मामा का नाम जोड़ा जाता है। तो राजा वर्मा के नाम में राजा रवि वर्मा जो जुड़ा, वह इनके मामा का ही योगदान था, ठीक है। तो कहा जाता है कि मामा के नाम के जुड़ने की ये क्या है? परंपरा है। यानी बालक के नाम में मामा का नाम क्या किया जाता था? जोड़ा जाता था, ठीक। और उसी परंपरा को हम मरुमाक्या प्रथा कहते हैं। और इस प्रथा से राजा रवि वर्मा भी क्या रहे? प्रभावित रहे। कहते हैं कि राजा रवि वर्मा के अंदर जो प्रतिभा थी उसको देखकर त्रावणकोर के राजा का बड़ा सानिध्य मिला इनको, राजा रवि वर्मा को। और त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने राजा रवि वर्मा पर अपना प्रभाव, यानी कहीं न कहीं अपनी दया दृष्टि बनाए रखा। और इनके प्रभाव से ही जो संरक्षण इनको प्राप्त हुआ यहाँ के राजा के द्वारा, उसी संरक्षण में इन्होंने चित्रकला को क्या किया? सीखा। कहा जाता है कि इस समय जो त्रावणकोर के राजा थे उनका नाम था अय्यलम चिरुनल। राजा कौन थे? अय्युन्नल चिरुनम, अय्युन्नम चिरुनल, ये यहाँ के राजा थे। और इनका प्रभाव राजा रवि वर्मा पर था, जिसकी वजह से राजा रवि वर्मा इनका संरक्षण प्राप्त कर सके। और इन्हीं के संरक्षण में राजा रवि वर्मा ने चित्रकला को क्या किया? सीखा, ठीक है। यानी अपने राज्य के राजा के प्रभाव से, यानी संरक्षण से इन्होंने चित्रकला को सीखा। और चित्रकला सीखने के लिए ये कहाँ गए? मदुरै। चित्रकला सीखने के लिए कहाँ गए? मदुरै, ठीक है। और मदुरै आप जानते हैं ये कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और आप जानते हैं दक्षिण में मदुरै जो है ये शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ये मदुरै क्या था? शिक्षा का केंद्र था। जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे वाराणसी, नालंदा, बंगाल, ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उसी तरह दक्षिण में मदुरै क्या था? शिक्षा का केंद्र था, ठीक। और जो चित्रकला के ज्ञान की जहां तक बात है, कहा जाता है मदुरा में इन्होंने शिक्षा लिया। और चित्रकला के जहां तक बात है तो इनकी चित्रकला पर दो लोगों का प्रभाव दिखाई देता है। कहा जाता है रामास्वामी नायडू से इन्होंने जो चित्रकला सीखी वह वाटर पेंटिंग कही जाती है। वाटर पेंटिंग की चित्रकला इन्होंने रामास्वामी नायडू से सीखी। और ऑयल पेंटिंग, यानी जिसको तैल चित्र कहते हो, उसको थियोडोर जेसन से सीखी। देखिए रामास्वामी नायडू, और थियोडोर जेसन, इनके ये दो गुरु हैं। कहा जाता है कि रामास्वामी नायडू से वाटर पेंटिंग और थियोडोर जेसन से तैल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग, ठीक। इन दो लोगों से इन्होंने चित्रकला को क्या किया? सीखा। किसने? राजा रवि वर्मा से। और आज भी कहा जाता है इनकी जो चित्रकला है राजा रवि वर्मा की, उसे बड़ोदरा में, ठीक है, कहा जाता है इनकी जो चित्रकला इन्होंने बनाई, उस चित्रकला को बड़ोदरा के लक्ष्मी पैलेस में संग्रहित किया गया है। यानी राजा रवि वर्मा द्वारा जो चित्रकला बनाई गई उसे बड़ोदरा के लक्ष्मी पैलेस में रखा गया है। बड़ोदरा के लक्ष्मी पैलेस में रखा गया है। बड़ोदरा के लक्ष्मी पैलेस में
रखा गया है। ठीक है, इस चित्रकला को यानी राजा रवि वर्मा के द्वारा कहा जाता है। जो थियोडोर बेक है ये मूल रूप से क्या था, डच था। ये मूलतः क्या है, डच है। ठीक, तो जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि इन्होंने कहीं न कहीं यूरोपियों के प्रभाव को स्वीकार किया। देखिए, एक विदेशी यात्री से यानी एक विदेशी से ये कहीं न कहीं चित्रकला को सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन विदेशी से चित्रकला इन्होंने सीखी जरूर, लेकिन चित्रकला का विषय जो है इन्होंने हमेशा क्या रखा, भारतीय रखा। यहीं तक नहीं, कहा जाता है इनके एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिनका नाम था एडगर थर्स्टन। कहा जाता है एडगर थर्स्टन की मदद से इन्होंने वर्ल्ड कोलंबियन एक्सो सीरीज में इनको जो है इनके चित्रों को शामिल किया गया था और वहां से इनको कई बार पुरस्कृत भी किया गया एडगर थर्स्टन के प्रयास से। लेकिन इनका जो विषय रहा चित्रकला का वह हमेशा क्या रहा, भारतीय रहा। भले ही विदेशी चित्रकारों से इनका संपर्क बना रहा और विदेशियों से इनको मदद भी चित्रकारी के क्षेत्र में मिली, लेकिन इनका जो चित्र विषय रहा वह हमेशा क्या रहा, भारतीय रहा। ठीक है, तो जरा इनके हम चित्रकारी के विषय की बात करें या इन्होंने इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्रकलाएं थी उसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो देखिए कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं राजा रवि वर्मा के। महत्वपूर्ण चित्र, महत्वपूर्ण चित्र, तो महत्वपूर्ण चित्र में सबसे पहला है दुष्यंत शकुंतला। दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्र, दुष्यंत एवं शकुंतला का चित्र। दूसरा नल दमयंती का चित्र, नल दमयंती का चित्र, नल दमयंती का चित्र। ठीक है, अच्छा कुछ चित्र और हैं इनके जो है, जैसे कहा जाता है कि इन्होंने जो वाटर पेंटिंग है, वाटर पेंटिंग से इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे मित्रों, जिसमें एक है इनका, इसको हम नोट कर दे रहे हैं। अगला जो इनका चित्र है वो है अर्जुन सुभद्र, अर्जुन सुभद्र, अर्जुन सुभद्रा का चित्र। शकुंतला का चित्र, शकुंतला का चित्र। द्रौपदी कीचक चित्र, द्रौपदी कीचक चित्र। अगला है भिखारी कुटुंब, भिखारी कुटुंब। राम जी की वरुण विजय, राम जी की वरुण विजय और संगीत सभा, संगीत सभा। ये इनके जो है महत्वपूर्ण चित्र माने जाते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, महत्वपूर्ण चित्र हैं किसके, राजा रवि वर्मा के। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के ये महत्वपूर्ण चित्र माने जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि इनके योगदान को देखते हुए, माने कहीं न कहीं इनके राजा रवि वर्मा की प्रसिद्धि को देखते हुए इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, इनके नाम पर वर्तमान में कौन कौन से स्थापत्य कलाएं हैं, कौन कौन से विद्यालय हैं, उसकी चर्चा भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि राजा रवि वर्मा का महान योगदान क्या रहा और उस योगदान को किस तरह से इनको पुरस्कृत किया गया। देखिए,
कहा जाता है कि राजा रविवर्मा के योगदान को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लॉर्ड कर्जन ने इनको, राजा रविवर्मा को एक उपाधि दिया था, कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि राजा रविवर्मा को दिया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कहा जाता है कि आज भी केरल में फाइन आर्ट कॉलेज, केरल का फाइन आर्ट कॉलेज और राजा रविवर्मा हाई स्कूल, फाइन आर्ट कॉलेज, फाइन आर्ट कॉलेज, फाइन आर्ट कॉलेज केरल, फाइन आर्ट कॉलेज केरल, राजा रविवर्मा हाई स्कूल, राजा रविवर्मा हाई स्कूल, राजा रविवर्मा हाई स्कूल, ये भी कहाँ है? केरल में है। ये कहीं न कहीं उनके नाम को क्या है? बनाए रखे हैं। कहा जाता भारत सरकार ने 2013 में, भारत सरकार ने 2013 में बुध उपग्रह पर, बुध उपग्रह पर एक ज्वालामुखी, बुध उपग्रह पर एक ज्वालामुखी का नामकरण राजा रविवर्मा के नाम पर किया गया, का नामकरण राजा रविवर्मा के नाम पर है। यानी ये कहीं न कहीं इनकी महानता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कहा जाता है कि बुध उपग्रह पर एक ज्वालामुखी खोजा गया है। ठीक है, उस ग्रह पर जो ज्वालामुखी मिला है, उस ज्वालामुखी का नामकरण जो है राजा रविवर्मा के नामकरण पर किया गया है, जो अपने आप में इनके योगदान को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो मित्रों ये दो चित्रकार थे, राजा रविवर्मा और आपके क्या नाम था? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये दोनों महान चित्रकार थे और कहा जाता है दोनों दो दिशाओं में पैदा हुए, लेकिन दोनों का जो योगदान रहा भारतीय राष्ट्रवाद में, भारतीय समाज के निर्माण में, वो एक महान योगदान माना जाता है। इन्होंने अपनी चित्रकला के द्वारा कहीं न कहीं अपने सामाजिक योगदान को बनाए रखना, अपने देश के प्रति अपने सांस्कृतिक योगदान को दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, और चित्रकला के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को, आपके सामाजिक परंपराओं को, आपके धार्मिक मान्यताओं को इन्होंने संरक्षित करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये इनका एक महान योगदान माना जाता है, जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। इसलिए आज की क्लास में हमने दो महान चित्रकारों के विषय में चर्चा किया है। ठीक है, चलिए, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम? जितेंद्र जी, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी टफ थी बच्चों। चलिए, जितने कठिन पार्ट थे वो आपके धीरे धीरे फिनिश हो रहे हैं। ठीक है, प्रिया प्रजापति जी, चलिए, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।